गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा सबसे पहले शुरुआत हुआ प्री डायबिटीज़ से। प्री डायबिटीज़ का 10 दिन का सेशन हमने कंप्लीट किया और अब हमने शुरू किया है इंसुलिन रेजिस्टेंस का सेशन, जिसमें हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को के बारे में बेसिकली डिटेल में समझेंगे। और कल इंसुलिन रेजिस्टेंस का फर्स्ट सेशन था, आज इंसुलिन रेजिस्टेंस का हमारा दूसरा सेशन शुरू हुआ है। तो कुछ लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। प्री डायबिटीज़ में हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया। प्री डायबिटीज़ होता क्या है, कैसे पहचानते हैं, किस तरीके से प्री डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे हम प्री डायबिटीज़ को हैंडल करते हैं, पूरा इस पे हमने पूरा बात किया। अब क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी प्री डायबिटीज़ का एक फैक्टर होता है कि अगर किसी को प्री डायबिटीज़ है तो पॉसिबली उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसा कभी भी सिचुएशन हो जहाँ पर कि किसी को प्री डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है तो एक पॉसिबिलिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस की उसकी होगी। तो हम इसीलिए सबसे पहले जो है वो स्टार्ट किए अब इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज़ पर जो है वो हमने कल एक बार डिस्कशन किया था, बेसिक्स समझे थे। आज हम थोड़ा डिटेल में और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड, हम दो टॉपिक को आज बेसिकली डिस्कस करेंगे, जिसमें फिर आप लोग क्वेश्चन पूछिए। आप लोग जब क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद फिर हम उसका उत्तर देंगे और बीच में हम सारा चीज़ जो है ना वो क्लियर करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि हाउ टू डायग्नोस इंसुलिन रेजिस्टेंस, कैसे पहचानेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस को। और दूसरा है कि कौन ऐसा आदमी है जो रिस्क पे है। तो सबसे पहला, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है ये कल हमने डिस्कस किया था, बहुत ब्रीफ में हम दोबारा समझा दे रहे हैं। जो लोग नए जुड़ेंगे उनके लिए ये यूजफुल होगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर जो हमारा ब्लड में जो इंसुलिन दौड़ रहा है वो इंसुलिन उस ब्लड के अंदर दौड़ रहे शुगर को मांसपेशियों तक नहीं भेज पाता है। ब्लड का पाइप अलग चीज़ है, मांसपेशी अलग चीज़ है। जो मांसपेशी इसको बोलते हैं, जो आप बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दिखाते हो ना, ये मांसपेशी हो गया। और जो ब्लड का पाइप है जहाँ से आप ब्लड निकलवाते हो, ये ब्लड का पाइप हुआ। तो ब्लड का पाइप बेसिकली, अगर ब्लड के पाइप में शुगर पड़ा हुआ रह जाए, शुगर का कोई यूज़ ना हो, तो ऐसा सिचुएशन डेवलप करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब वो शुगर वो मसल्स में गया ही नहीं, वो शुगर मसल्स में जाने के बजाय वो ब्लड वाले स्ट्रीम में ही पड़ा रह गया। अगर कोई भी शुगर अगर वो मसल्स में ना जाए तो मसल्स कमज़ोर हो जाएगा। तो ये कमज़ोरी मसल्स एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस कमज़ोरी से निपटने के लिए मसल्स क्या करता है, मसल्स जो है वो ब्रेन को बोलता है कि सब लोगों ने खाना खा लिया, मैंने खाना नहीं खाया। तो ब्रेन फिर जो है वो आपको इंडिकेट करता है खाना खाओ। जब आप खाना खाओगे फिर से वो उससे शुगर निकलेगा, शुगर निकल के फिर से ब्लड स्ट्रीम में आएगा और ब्लड स्ट्रीम से शुगर फिर से मसल्स में नहीं जाएगा। मसल्स फिर से कंप्लेन करेगा ब्रेन को कि मुझे भूख लगी है, मुझे किसी ने नहीं खिलाया। आपको आपका ब्रेन जो है ना आपको फिर बोलेगा खाना खाओ। तो ये जो क्रेविंग वाला सिचुएशन है ना, ये क्रेविंग वाला सिचुएशन चलता रहता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी समस्या है जिसमें बहुत क्रेविंग होती है खाने की। और ख़ास करके ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर कि आपने थोड़ा शुगर जो है ना, आप पूरी तरह से शुगर आपने बंद नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा शुगर आप अपने बॉडी को खिला रहे हो। ऐसे सिचुएशन में जब भी मौका लगेगा ना, बहुत तेज़ी से क्रेविंग होगी। अगर बहुत तेज़ी से क्रेविंग होती है तो उस कंडीशन में आप फिर से खाना खाओगे। अच्छा, मज़ेदार बात यह है
कि कभी भी क्रेविंग में कभी भी जो है ना पनीर खाने का मन नहीं होता है, क्रेविंग में कभी भी जो है ना चिकन खाने का मन नहीं होता है, अंडे खाने का मन नहीं होता है। तो होता क्या है? सिर्फ 2 आइटम। क्या? पहला ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब अनाज, कोई भी अनाज, जैसे रोटी खाने का मन होगा, चावल खाने का मन होगा, ये सब। और दूसरा मीठा कुछ, कोई भी, जैसे अगर आपने फ्रिज खोला, क्रेविंग में आपने फ्रिज खोला, फ्रिज में आप क्या सर्च करोगे? फ्रिज में आपका सर्च करने का सबसे पहला जो आइडिया होगा कि कुछ मीठा है कि नहीं। अगर वहाँ पे और भी चीज़ रखा हुआ है जो मीठा नहीं है और प्लस एक काजू कतली रखा हुआ है या फिर कोई मीठा आइटम रखा हुआ है, तो आपका हाथ सबसे पहले मीठे आइटम की ओर जाएगा। अच्छा, मीठा खाने से आप कभी भी इनकार नहीं करोगे। ऐसे सिचुएशन में मीठा खाने से आप कभी भी इनकार नहीं करोगे। आप अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो आप शादी विवाह में जाओगे या कहीं पर पार्टी फंक्शन में जाओगे, तो आपका कहाँ पर भीड़ दिखेगा? आप कहाँ पर पहुंचोगे? आप पहुंचोगे जहां मिठाई बंटता है, वहां पे, जहां पे मिठाई का काउंटर है, जहां पे स्वीट्स का काउंटर है, वहां पे जाओगे, या फिर आप ग्रेन्स वाले काउंटर पे जाओगे। आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में आप कभी भी ऐसे काउंटर पे नहीं जाओगे जहां प्रोटीन का आइटम मिलता है, जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, ये सब वाले प्लेस पे आप नहीं जाओगे। तो ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहां पे अपना ही इंसुलिन अपने ही शुगर को मांसपेशियों तक नहीं भेज पाता है, जिसके कारण से कमजोरी होती है और एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, खाने की इतनी ज़बरदस्त क्रेविंग होती है कि उस वक्त तो आप देखोगे बहुत लोग जो है ना, आपने नोटिस किया होगा, बहुत लोग जो है भूख इतनी लगती है कि घर में जब खाना खाने आते हैं दोपहर को या रात को, तो वो अपनी वाइफ के ऊपर जो है ना चिल्ला पड़ते हैं, जोर जोर से, एकदम बिल्कुल लड़ाई वाला माहौल आ जाता है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में फंसे हुए हैं, उनका इतना ज्यादा क्रेविंग हो रहा है कि उनको अगर जल्दी से ना दिया जाए ना, तो आदमी मार के खा लेंगे। तो ये सिचुएशन डेवलप होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। तो अगर कोई भी आदमी जो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है ना, उसको ये समझना चाहिए ये नॉर्मल चीज नहीं है। आप बात बात पे गुस्सा कर रहे हो, ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि आपका इंसुलिन सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। करना क्या है? डॉक्टर के पास पहुंचिए या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। यही 2 ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। आप सोचोगे कि कोई मेडिसिन मिल जाएगा इसके लिए, तो मेडिसिन नहीं आती है। इसको हर हाल में इसको ठीक करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। तो आज का जो 2 क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था कि हाउ टू डायग्नोस इंसुलिन रेजिस्टेंस, और दूसरा था हु इज एट रिस्क, कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनको बहुत ज्यादा रिस्क है। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले देखते हैं कि डायग्नोसिस में हम क्या क्या करेंगे। ये कौन सा लैंग्वेज है? आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। अगर आप इंग्लिश लिखोगे तो शायद मैं आपका आंसर दे दूंगा, लेकिन ये लैंग्वेज मुझे नहीं पता कि ये है क्या। एनीवे, तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला जो चीज़ करते हैं ना, वो फास्टिंग शुगर करते हैं। अगर आपका फास्टिंग शुगर 100 से लेके 125 तक है, जो कि प्री डायबिटीज में हम लोगों ने देखा था, अगर आपका फास्टिंग शुगर 100 से 125 है, तो ये पॉसिबल है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर आपका HbA1c 5.7 से लेकर के 6.4 तक है, तो पॉसिबल है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो डायग्नोसिस बेसिकली ऐसा ही करते हैं कि हम बेसिक बेसिक टेस्ट को हम करवाते हैं और उस टेस्ट के बेसिस पे हम फिर जो है ना इन्फ्रेंस निकालते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो फास्टिंग शुगर 100 से 125, HbA1c 5.7 टू 6.4, और इसके अलावा इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन बढ़ा हुआ रहेगा। तो फास्टिंग इंसुलिन जो है ना 25 से ऊपर होगा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें आप क्या करते हैं, 75 ग्राम शुगर खिला के 2 घंटे बाद आप टेस्ट करते हैं। तो उसमें आपका वैल्यू 140 से 199 आना चाहिए, तब नॉर्मल है।
तब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर इससे नीचे आ रहा है, 140 से नीचे आ रहा है, तो आप 100% नॉर्मल है, आपको डरने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। और इसके बाद जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्पेसिफिक टेस्ट है, जो स्पेशली इसी के लिए ही बना है, वो है होमा आईआर। मैं बहुत बार बता चुका हूं, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो आपको ये सब और भी डिटेल में दिखेगा। तो होमा आईआर, और होमा आईआर एक ऐसा सिचुएशन है जो मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको होमा आईआर नहीं करवाना चाहिए। अगर आप ओबीज हैं तो आप जरूर से करवाइए। अगर आपको बार बार भूख लगती है तो आप जरूर से करवाइए। अगर आप दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो आप जरूर से करवाइए। अगर आपको बार बार प्यास लग रही है तो आप जरूर से करवाइए। अगर आपको बार बार यूरिनेट करना पड़ रहा है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, तो आप जरूर से करवाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक लग रहा है, अनएक्सप्लेन लेथार्जिक, जिसका कोई कारण नहीं है, तो आप जरूर से करवाइए। तो ऐसा सिचुएशन में होमा आईआर करवाना एक बुद्धिमानी का काम होता है। इसके साथ चूंकि ये साइकिल, एक पूरा साइकिल ऐसा बनता है जो शुरुआत होता है आपके मीठा खाने से, और जिसका एंड होता है आपका डायबिटीज डेवलप होने तक। तो ये पूरा एक साइकिल है, और वो साइकिल जो है ना, वो साइकिल धीरे 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 वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि नॉर्मली आप खुद से कुछ कर नहीं पाते हो। तो जब आप खुद से कुछ कर नहीं पाते हो तो क्या है कि वो चीज़ तो आगे बढ़ता रहेगा ना धीरे धीरे। और जैसे ही वो धीरे 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 बढ़ता रहेगा, तो ये सिचुएशन आपके लिए जो है ना बहुत ही डेंजरस हो जाता है, और आगे चल के फिर लास्ट स्टॉपेज जो है इसका डायबिटीज। और एक बार डायबिटीज डेवलप हो गया तो इसका मतलब है कि वंस यू आर डायबिटिक, यू विल बी डायबिटिक फॉर लाइफ टाइम। देयर इज नो ट्रीटमेंट। बस आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हो, आप शुगर को थोड़े देर दिन के लिए कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायबिटीज हो जाने के बाद आप 100% डायबिटीज जो है ना वो खत्म कर दो। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अगर कभी समझ में आता है कि हाँ आप ये सब सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो आप टेस्ट करवाओ। और इसके साथ लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवाना, क्योंकि ऐसे लोगों को जनरली फैटी लीवर एसोसिएटेड होता है। और इसके साथ आप लिपिड प्रोफाइल भी करवाना, कोलेस्ट्रोल का टेस्ट भी करवाना, जिसमें ये पता चले कि आपका कोलेस्ट्रोल अभी क्या स्टेटस है, क्योंकि ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रोल भी बढ़ा हुआ रहता है। तो कितना चीज मैंने बताया, फटाफट नोट कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो टेस्ट करवाने में और जानकारी लेने में। तो फास्टिंग शुगर, HbA1c, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, होमा आईआर, लिपिड प्रोफाइल, उसके अलावा आपका जो है लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाना, साथ में एक यूरिन रूटीन भी करवाना। तो इतना सब कुछ करवाने के बाद आपका सारा चीज क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ किस कारण से ये हुआ है और आगे मुझे क्या करना होगा। तो जब एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप देखोगे ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है। अब है कि आमतौर पे जो जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, या जिनको फैटी लिवर रहता है, या जिनको ओबेसिटी होता है, या जिनको डायबिटीज होता है, या जिनको प्री डायबिटीज होता है, इन सब में एक चीज कॉमन है। वो क्या है कि इनका जब भी कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा ना, तो इसमें HDL कम हो जाएगा। जो गुड कोलेस्ट्रोल है ना वो कम हो जाएगा, और जो बैड कोलेस्ट्रोल है वो बिल्कुल बेतरतीब तरीके से ऊपर भागना शुरू करेगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन कुछ डेवलप हुआ है तो शांति से मत बैठो, कुछ करो, तब ये ठीक होने के कगार पे आएगा। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस होने के बाद फिर अब मुझे ये जानना जरूरी है कि ऐसा कौन कौन से लोग हैं जिनको ये टेस्ट करवाना चाहिए, जिनको ये टेस्ट के लिए जाना चाहिए, और उनको पता चले कि हाँ उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो कौन कौन सा लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहला लोग है जो बहुत ही सेडेंट्री रहता है, सुबह 7 बजे 8 बजे घर से निकले
और एक ही बार 7 बजे 8 बजे घर पहुंच रहे हैं, बाकी का दिन ऑफिस में कंप्यूटर पे लगे हुए हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जितने भी ग्राफिक डिजाइनर हैं, जितने भी कंटिन्यूअस जो कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग हैं, ये सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी कॉरपोरेट लोग हैं, जितने भी कॉरपोरेट एम्प्लॉय हैं, उन सबको ये टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, कॉरपोरेट एम्प्लॉय के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि कंपनी खुद समझती है और कंपनी ईयरली चेकअप करने के लिए दे देती है कि आप करो ईयरली चेकअप। लेकिन ईयरली चेकअप तो कर लेते हैं, करने के बाद वो रिपोर्ट उनके इनबॉक्स में ही रह जाता है, वो रिपोर्ट डॉक्टर तक पहुंचता ही नहीं है। क्यों? उनको ये लगता है कि उसमें काला रंग का जो काला काला दिखेगा, डार्क डार्क अगर दिखेगा तो उसको वो देख करके समझ लेंगे कि हाँ वो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। उसके बेसिस पे जो है ना वो इंटरप्रिटेशन कर लेंगे और खुद से जो है ना वो डॉक्टर बन के और खुद से ट्रीट कर लेंगे। तो खुद से लोग विटामिन डी भी खा लेते हैं, खुद से विटामिन बी 12 भी ले लेते हैं, लेकिन ये सब तो बहुत छोटा चीज है ना। इसके अलावा अगर कुछ गड़बड़ रहा तो आप कैसे समझ पाओगे? तो इसलिए ईयरली चेकअप करवाते हो तो आप डॉक्टर से जरूर मिलो, तभी तो पता चलेगा कि उसके अंदर एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, और आने की संभावना कितनी है। ये सब सब डॉक्टर बता देगा ना। तो एक तो है कि वैसे लोग जो कॉरपोरेट में है, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो वैसे लोगों को निश्चित रूप से होमा आईआर का टेस्ट और इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि ये पता चले कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा है वैसे लोग जो सेडेंटरी नहीं है, जिनका एक्टिविटी ठीक ठाक है, बट वो बहुत आउटसाइड फूड बहुत खाते हैं, जिनका कि बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड है। तो अगर अनहेल्दी फूड है तो ऐसे कंडीशन में आपको हर हाल में एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। अनहेल्दी फूड खाने वालों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट करना चाहिए। और इसके अलावा वैसा कोई भी आदमी जिसका पेट एबनॉर्मली बड़ा है, जिसका पेट बहुत बड़ा निकला हुआ पेट है, वैसे लोगों को यह टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है इसको डेवलप होने का। इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप होने में ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जो भी लोग मोटे हैं, जिनका भी पेट निकला हुआ है, एक होता है कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में निकला हुआ है, इट्स ओके, चलेगा। लेकिन अगर आप सचमुच में आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप जब न्यूड खड़े होते हैं बाथरूम में और पैर को बिल्कुल नीचे से आप टच कर लीजिए दीवार में, और अगर नीचे देखने के बाद अगर आपका पैर अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में आप समझ जाइए कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। फिर से न्यूड होकर बिल्कुल जो है वो बाथरूम में पैर को बिल्कुल दीवार में चिपका लीजिए, और चिपका के और नीचे की ओर आपको आपका पैर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, आपको फैटी लिवर होगा। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप मान के चलो कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा रहे हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको डेवलप हो रहा है, हो गया है। तो शांति से मत बैठो, अब कुछ करो, अब समय आ चुका है। अगर अब नहीं किए तो कभी नहीं, ये फर्स्ट एंड लास्ट। अगर यहां पर अगर आपने नहीं एक्शन लिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है वो इसको फिर ठीक नहीं कर पाओगे, फिर जो है आप इसमें उलझ के रह जाओगे। और फिर क्या होगा? फिर होगा एक डाइटिशियन के पास गए, फिर उससे मन नहीं भरा, दूसरे डाइटिशियन के पास गए, वो भी अच्छा नहीं लगा, तीसरे के पास गए, वो भी कुछ खास नहीं था, चौथे के पास गए, हजारमा के पास गए, 1 लाख के पास गए, और पूरे वर्ल्ड का डाइटिशियन के पास पहुंच गए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से जिस तरीके से करना होता है, वो प्रोसेस के लिए आपको अर्ली स्टेज पे इंटरवेंशन लेना बहुत जरूरी है। आपकी बीमारी, सपोज आप डायबिटीज डेवलप हो चुका, सपोज आपको किडनी का प्रॉब्लम डेवलप हो चुका, सपोज कोई कैंसर डेवलप हो चुका, सपोज हार्ट का प्रॉब्लम डेवलप हो चुका, अब आप क्या करोगे? अब आप जस्ट लाइफ को कंटिन्यू करोगे, ये वापस नहीं जाएगा। आपको अब मेडिसिन पे रहना है,
ये वापस नहीं जाएगा। तो इससे पहले कि प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँचे, हम क्यों ना पहले ही उसको ठीक कर लें। और पहले ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि बेसिक चीज़ का टेस्ट करवाओ। अगर उसमें गड़बड़ी आ रही है और मोटापा नहीं है, तो उस गड़बड़ी को ठीक कर लो। मोटापा भी साथ में है तो मोटापा को भी ठीक करो। तो खुद ब खुद जो है ना चीज़ें अपने आप नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक-एक साइन सिम्पटम को पहचानो, एक-एक चीज़ को। कुछ एब्नॉर्मल तो नहीं आ रहा है ना बॉडी के अंदर। अगर कुछ एब्नॉर्मल आ रहा है तो आपको फिर जो है उस एब्नॉर्मैलिटी को प्रॉपर एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है? अब तीसरे चौथे कौन से लोग हैं जिनको कि इंसुलिन जो रिस्क फैक्टर है जिनका, जो पॉसिबल है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। ऐसे कौन-कौन से लोग हैं? तो ऐसे लोग हैं, एक तो फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है, अगर आपके फैमिली में लोगों को डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है या मोटापा है, तो पॉसिबल है कि आपको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि जिस खाना को खाने के बाद आपके फैमिली वालों को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है और डायबिटीज़ हुआ है, वही खाना तो आप भी खा रहे हो ना। तो ओवर द टाइम जब आप उनके एज तक पहुंचोगे या और पहले ही, आपको वो चीज़ जो है ना डेवलप हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे? अरे मेरा नसीब अच्छा नहीं था, या फिर अरे क्या मैं बताऊँ, मेरे फादर को भी था ना, तो ये तो जेनेटिक है। तो हम जेनेटिक बोल के और सीधा जो है ना पल्ला झाड़ लिए कि चलो ठीक है मेरी गलती नहीं है। ऐसा नहीं है। जेनेटिक जो डायबिटीज़ होता है वो पतले लोगों में भी हो सकता है। जेनेटिक जो डायबिटीज़ होता है वो किसी को भी हो सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द डायबिटीज़ जो है ना, या मोस्ट ऑफ द जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या प्री डायबिटीज़ है, ये लाइफ़स्टाइल के कारण से होता है, ना कि जेनेटिक के कारण से होता है। अगर जेनेटिक्स के कारण से होता तो आप खुद बताइए कि उसी का फैमिली मेंबर जो है ना वो डायबिटीज़ डेवलप नहीं होता है उसको। उसी के फैमिली मेंबर को जो है ना वो प्री डायबिटीज़ डेवलप नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं। और वो कौन से लोगों को नहीं होता है? जो लोग उस घर को छोड़ करके कुछ और करने लग गए। जैसे कि पापा को डायबिटीज़ था और बच्चा जो है ना वो चला गया एयर फोर्स में। आपको लगता है कि उसको डायबिटीज़ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया और उसका खाने-पीने का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। तो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने का चांस बहुत ही मिनिमम होगा। बाकी जहाँ जेनेटिक्स का रोल होगा, वहाँ पर हो सकता है। लेकिन जेनेटिक्स वाला पार्ट जो है ना बहुत कम लोगों को है। इसलिए इस गलतफ़हमी में नहीं रहना है कि जेनेटिक्स के कारण से ही हो रहा है, इसलिए मुझे जो है ना ये सब प्रॉब्लम डेवलप हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप सबसे पहले अपने आप को इवैल्यूएट करो कि कहाँ मेरी गलती कहाँ हो रही है। बिना किसी के ऊपर ब्लेम किए हुए और बिना किसी डॉक्टर के साथ मिल करके, बिना उससे बहुत बड़े-बड़े एक्सपेक्टेशन किए हुए। क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, तो वो बोलेंगे, "मुझे डॉक्टर एनी हाउ 1 महीने में 15 किलो कम करना है।" नहीं होगा मेरे से। मैं तो मना कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे चीज़ करना पॉसिबल ही नहीं है। 15 किलो, 20 किलो आप कैसे 1 महीना में लूज़ करोगे? और ऐसे लोग आते हैं। ऐसे लोग आते हैं और वो फँसेंगे कहाँ पे? कोई उसको झूठा वादा कर देगा कि हाँ ठीक है मैं करवा दूँगा, और नहीं करवाए तो क्या क्या कर लोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। यही होगा कि तुम एक गंदा सा कुछ लिख के चले जाओगे। कोई बात नहीं, ऐसे लोग भरे हुए हैं मार्केट में। लेकिन जो सिचुएशन है, जो सही चीज़ है ना, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपको इतने लंबे समय के बाद डेवलप हुआ है, वो चीज़ 2 दिन में और 1 महीने में कैसे आप चला जाएगा? ओबेसिटी क्या इतना जल्दी डेवलप हो गया? या इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या इतना जल्दी डेवलप हो गया? इसको डेवलप होने में सालों-साल लगे। और जब वापस ले जाना है तो क्विक फिक्स चाहिए। क्विक फिक्स नहीं होता है। हेल्थ के मामले में क्विक फिक्स कभी नहीं होता है। आपको समझना होगा, आपको उसके हिसाब से जो है ना चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना होगा। समय जो भी लगे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी से एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करना पड़ेगा या किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि अरे डॉक्टर आप जल्दी इसको कर दो ठीक। किसी के हाथ में नहीं होता है। कोई भी डॉक्टर आपको जो है ना सांत्वना दे सकता है, आश्वासन दे सकता है,
लेकिन उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना। और आप में, आपके ही फैमिली से अगर डॉक्टर बनता है तो क्या सबका वो ट्रीटमेंट कर देगा क्विक फिक्स की तरह? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसी पढ़ाई नहीं होती है ना। जो चीज मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज करना है, जो चीज एकदम बेसिक लेवल पे जाके चेंज करना है, इट विल टेक टाइम। तो इसलिए अगर फैमिली हिस्ट्री है तो सावधान हो जाइए और फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए, तो इससे आपका कंडीशन बेटर होगा, चांसेस कम होंगे ये होने के। इसके अलावा और कौन है जिसको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांस है? वैसे लोग जो जिनको पीसीओडी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पीसीओडी है और उनको पता नहीं है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और मेरे पास कल एक पेशेंट आए थे, तो उन्होंने खुद से डायग्नोसिस बना के आया था कि मेरी वाइफ को पीसीओडी है। उनके बच्चे भी हो रखे हैं और एज, फीमेल की एज 35 प्लस है। तो वो डायग्नोसिस खुद से बना लिए इंटरनेट पे देख करके कि मेरी वाइफ को जो है ना पीसीओडी हो रखा है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, डाइट में क्या चेंज करना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहला है ना कि पीसीओडी इतने लंबे समय के बाद जो है ना डेवलप नहीं होता है आमतौर पे। आमतौर पे जो पीसीओडी डेवलप होता है बहुत अर्ली स्टेज पे डेवलप होता है। और पीसीओडी का जो खराब चीज है ना वो यही है कि लोग कंसीव नहीं करते हैं, लोगों को बच्चा होने में दिक्कत होता है। लेकिन अगर बच्चे हो गए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगेन दिस इज लाइफस्टाइल डिजीज। अब जो है आप थोड़ा सा खाने पीने में बदलाव करोगे, वो तो हम धीरे धीरे बताएंगे, हर बीमारी के बारे में बताएंगे कि कैसे आप किस बीमारी में आप ठीक करोगे, कैसे आप डाइट से, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जिस कारण से ये हुआ है ना उस कारण को पहले निकालना पड़ेगा और उसको ठीक करना पड़ेगा। और बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो अपने हाथ में है ही, उसको फॉलो करते रहना है। वैसे लोग जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियोज़ आएंगे और मैं हमेशा अच्छी बात बताता हूँ, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड बात बताता हूँ, और ये काफ़ी हेल्प होगा आपको। अब इसके अलावा कौन सा आदमी है जिसको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है? तो वैसा कोई भी आदमी जिसको क्रोनिक स्ट्रेस है, जो घुट घुट के रह रहा है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली बहुत परेशान है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जो बहुत से लोग हस्बैंड से परेशान रहते हैं कि उनके हस्बैंड जो है ना अल्कोहल लेते हैं। अब अल्कोहल के लिए मना कर रहे हैं तो अल्कोहल छोड़ने का नाम नहीं है। उसके बाद जो है ना वाइफ किसी और कारण से परेशान है, हस्बैंड किसी और कारण से परेशान है। हस्बैंड का पता चला कि हस्बैंड के लाइफ में कुछ और चल रहा है जो कि उनका स्टेबिलिटी नहीं है, इस कारण से वो परेशान है, तो वो अल्कोहल इस कारण से ले रहे हैं। वाइफ इस कारण से परेशान है कि एक तो हस्बैंड का जॉब नहीं है, दूसरा अल्कोहल इतना पिए जा रहे हैं तो इनको डायबिटीज़ हो गया, तो मैं क्या करूँगी, तो इसके कारण से वाइफ परेशान है। तो फैमिली को बेसिकली जो है ना फैमिली को एक स्टेबल करके जो है ना अपने लाइफ को आगे बढ़ाना, ये सबसे बढ़िया काम होता है। इससे बढ़िया काम और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने गड़बड़ी किया और खुद अपना सिर्फ सोचा, आपके साथ जो जुड़ा हुआ है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, तो ये आने वाले टाइम में आपको बहुत झेलना पड़ेगा इसके लिए। तो इतने लॉयल लोग मिलते नहीं हैं लाइफ में, इतने लॉयल लोग मिलते नहीं हैं। तो एक तो वाइफ को कभी इस तरीके से नहीं करना चाहिए, या फैमिली में किसी को भी नहीं करना चाहिए। मदर बच्चे से परेशान रहती है, बोलती है कि अरे ये तो एक बार शाम में निकलता है तो एक ही बार 9 बजे 10 बजे रात में आता है। अब मदर को रोज दिन टेंशन होता है इस चीज़ के लिए, तो उनको हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। अब फादर जो है वो इसलिए परेशान है कि उनकी बेटी जो है ना वो पढ़ने चली गई है दुबई। अब दुबई में जो है वो कैसे रह रही है, किस तरीके से खा रही है, किस तरीके से कर रही है, वो पता नहीं। तो वो सोच सोच के स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस चाहे जिस भी कारण से हो, डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। और एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस के ट्रेन पे आप बैठ गए तो अंतिम स्टॉपेज डायबिटीज है। और डायबिटीज होने के बाद फिर जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो चलते रहेंगे। तो आपको बेसिकली इस चीज पे केयर करना होगा
कि अगर फैमिली में कोई गड़बड़ कर रहा है, अगर कोई गड़बड़ करके आपको क्रोनिक स्ट्रेस दे रहा है, तो आप शांति से बैठिए, डिस्कस करिए और उसका एक जो है ना प्रॉपर एक सॉल्यूशन निकालिए। क्योंकि बिना सॉल्यूशन का क्रोनिक स्ट्रेस जाएगा नहीं। और अगर ज़रूरत पड़े कि हाँ, शराब छुड़वाना है या स्मोकिंग करते हैं, बहुत से हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, उसके कारण से वाइफ को प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, ये सब चीज़ जो है ना वो जनरली यंग एज में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यंग एज में ही लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा यंग एज में इसलिए होता है क्योंकि सबसे घटिया लाइफस्टाइल जो है ना आज के युवा का है। आज के युवा ना तो एक्सरसाइज करते हैं, आप वो वाले युवा को मत जोड़ना जो जिम जाकर के एक्सरसाइज करते हैं, वो बहुत ही कम परसेंटेज है। अगर आप जोड़ोगे ना तो इनका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। मैक्सिमम जो युवा हैं, मैक्सिमम जो यंग जनरेशन है ना, वो मोबाइल पे लगा हुआ है, रील्स देख रहा है या फिर जो है ना वो फ़ोन पे बात कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम जो है ना वो आनी ही आनी है और इसको कोई नहीं काट सकता है। तो आपको इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम आए, उसके पहले सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है ना, यंग हो, अगर आप अभी से बीमार पड़ जाओगे तो आप एक बेहतर भारत का निर्माण नहीं कर पाओगे। आप एक बेहतर इंडिया को नहीं बना सकते हो। आपका सोचने का कैपेसिटी जो है ना वो कम हो जाएगा। आप जब तक स्टेबल होगे, जब तक आप कोई जॉब पकड़ोगे, जब जॉब पकड़ के जब आप आगे के लिए कुछ सोचोगे, तब तक पता चला कि आपको जो है ना प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ डेवलप हो चुका है। अब एक बार जिसको डायबिटीज़ हो गया, उसका मेंटल स्टेटस तो आप समझ सकते हो। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो रोते रहते हैं कि डॉक्टर किसी भी तरीके से इसको ठीक कर दो, इसको 100% नॉर्मल कर दो। नॉर्मल करते हैं, रिमिशन बहुत लोगों का होता है, दवाई बहुत लोगों की छूट जाती है, बट ये दवाई छूटने की कहानी जो है ना वो कुछ साल की होती है, उसके बाद फिर से दवाई आ जाती है। क्योंकि लाइफस्टाइल एक बार बेटर हो जाने के बाद, एक बार आपका डायबिटीज ठीक हो जाने के बाद, आप फिर से जो है ना पुराने स्टेज पे चले जाते हो ना, फिर से आपको पुराना वाला संगत जो है ना वो याद आ जाता है, फिर से पुराने ही काम आप करने लग जाते हो। तो फिर से आपका जो है ना वही चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेमोरी तो था ही, शरीर को मेमोरी तो था ही कि आपका ये होना है, तो आपको फिर से डेवलप हो जाता है वो। तो इसलिए कभी गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको पहले से पता है ये सब चीज़ हो रहा है तो उसको करेक्शन करके रखिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है? जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारा जो बॉडी का जो ब्लड का पाइप है, ब्लड के पाइप में जो शुगर दौड़ रहा है उसी में इंसुलिन भी दौड़ रहा है। तो ये इंसुलिन उस शुगर को मांसपेशियों तक नहीं भेज पाता है, जिसके कारण से मांसपेशियां भूखी रह जाती है और वो ब्रेन को कंप्लेन करता है, तो ब्रेन आपको बोलता है खाना खाओ, और यही साइकिल जो है ना कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो इसके कारण से आप हमेशा भूखे रहते हो, आप हमेशा जो है ना आपको क्रेविंग होती रहती है, आपको खाने की क्रेविंग जो है ना वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए ही मैं तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन से हम कैसे निपटेंगे। मैं आपको एक फोटो भी दिखा रहा हूँ, इस फोटो से आपको क्लैरिटी होगी एक वीडियो से कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ये एक ऐसी समस्या है जिसमें गर्दन के ऊपर जो है ना वो काला 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 जो है ना बहुत लोगों का डेवलप हो जाता है। और ऐसे लोग करते क्या है, ये कालापन को दूर करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर काटना शुरू करते हैं। पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर किसी और के रेफरेंस से, फिर किसी और के रेफरेंस से, फिर किसी क्वैक को पकड़े और अल्टीमेटली जो है ना वो इसको छिलते रहते हैं। होना तो कुछ है नहीं और इसको छिलते रहते हैं। सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसी से ये ठीक हो जाता है और 100% ठीक हो जाता है। मैं दिखा रहा हूं, अब देखिए, ये कलर देख रहे हैं, ये गर्दन का जो कलर है ना वो इतना इतना काला हो चुका है, इतना काला हो चुका है कि इसको नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा, बट नॉर्मल हो जाएगा, ये पक्का है कि नॉर्मल हो जाएगा। मेरे पास बहुत से पेशेंट नॉर्मल हुए हैं।
ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनका 1 महीने में जो हल्का-हल्का दिखता था ब्लैक-ब्लैक, 1 महीने में वो फेंट हो गया। और अभी कल ही एक दंपत्ति आए हुए थे हमारे गुड़गाँव से आए हुए थे। तो उनका काफ़ी अच्छा वेट लॉस हुआ, उनकी वाइफ़ का भी बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ और जो हस्बैंड है, हस्बैंड का बहुत ज़्यादा उनका ब्लैक था, वो सब बेटर हो गया और वो बहुत ही बेटर कंडीशन में आ गए और ही इज़ फुल्ली सैटिस्फाइड। लेकिन अभी क्या है ना, रास्ता यहीं खत्म नहीं हुआ है, अभी लंबा बहुत जाना है। इतने में आप खत्म नहीं कर सकते हो। अभी आपको जो है ना लाइफस्टाइल को प्रॉपर्ली सुधारना है और जितना नॉर्मल आपका बीएमआई आता है, बॉडी मास इंडेक्स में जितना आपको नॉर्मल वेट होना चाहिए, उस वेट पे आपको पहुंचना पड़ेगा। तब जाकर के आप बेटर कंडीशन में पहुंचोगे। तो अब इसके अलावा वैसे कौन से लोग हैं जिनको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की संभावना है? तो इसके अलावा वो लोग हैं जो जिनका पुअर स्लीप है, जो सोते बहुत अच्छे से नहीं हैं, जिनको बार-बार नींद टूटती है। रात में या तो पेशाब करने के लिए नींद टूट गई या फिर पता नहीं खुद से नींद टूट गई और उसके बाद नींद नहीं आ रही है। तो ये नींद की प्रॉब्लम अगर किसी को है और क्रोनिक चल रहा है, तो आप एक बार देखो कि कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस में तो नहीं फँसे हुए हो। ऐसे लोगों को अपना बीपी चेक करना चाहिए। ऐसे लोगों को आम तौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसा कोई भी आदमी जिसको रात में बार-बार नींद टूट रही है और यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है या फिर नींद वैसे ही टूट रही है बिना किसी कारण का और यूरिन पास करने के लिए भी जाना पड़ रहा है, तो आप एक बार निश्चित रूप से टेस्ट करवाओ इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। शुरुआत में ही मैंने बताया क्या-क्या टेस्ट करना है, आप वीडियो को दोबारा देखना। अब इसके अलावा इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो जनरली यंग एज में, मैंने पहले भी बताया है कि यंग एज में जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है ना वो कम होती है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद जनरली होता क्या है ना कि यंग जनरेशन में बच्चे सुनते नहीं हैं, तो उनको प्रॉब्लम स्टार्ट तो छोटे से होती है, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं एक पार्टिकुलर टाइम तक जाते-जाते उनका जब पूरा बीमारी डेवलप हो जाता है, प्री डायबिटीज़ डेवलप हो गया, फैटी लिवर डेवलप हो गया, डायबिटीज़ डेवलप हो गया, तो अब उसके बाद क्या होगा? अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना वो उसका भी एक लिमिट है, उस लिमिट पे जाके वो मोटापा को सिर्फ बढ़ाते रहेंगे। तो आम तौर पे जो थोड़े से समझदार लोग होते हैं जिनकी एज 35 प्लस हो चुकी है, वो जनरली लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कर लेते हैं। खुद से जो है ना, उनको खुद पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है ना वो मुझे सूट कर रहा है, ये चीज़ सूट नहीं कर रहा है। इस कारण से ये हो रहा है, इस कारण से ये हो रहा है। तो वो खुद ब खुद जो है ना बिना किसी के सलाह का वो थोड़ा-थोड़ा बदलाव कर लेते हैं। और आम तौर पे जो थोड़ा सभ्य और जो थोड़ा-सा समझदार इंसान है ना, वो जनरली खाने-पीने में बदलाव बहुत अर्ली स्टेज पे कर लेता है ताकि वो स्वस्थ रहे। और एक स्वस्थ आदमी और एक अस्वस्थ आदमी, दोनों के मेंटल स्टेटस में आसमान-ज़मीन का अंतर होगा। आसमान-ज़मीन का अंतर होगा। तो इसलिए अगर आप हेल्दी बन के अगर आप किसी डिसीज़न को लेते हो और एक अनहेल्दी डिसीज़न लेते हो, तो दोनों में बहुत ही डिफ़रेंस होगा। दोनों में बहुत डिफ़रेंस होगा। हेल्दी माइंड के साथ जो हेल्दी डिसीज़न होता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अभी मैं बैठे-बैठे मैं सोच रहा था, मैं टॉपिक सोच रहा था कि इसके बाद मैं क्या टॉपिक उठाऊँ, जिससे कि लोग थोड़ा इंटरैक्ट करें। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि चूँकि मेरा काम फ़िटनेस से रिलेटेड है और मैं लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बताता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि मोदी का, केजरीवाल का और राहुल गांधी का फ़िटनेस लेवल को एनालाइज़ करें। और आप लोग बताइए कैसा रहेगा ये टॉपिक? अगर आप लोग बोलेंगे तो इस पे जो है ना आगे वीडियो आएगा। तो अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है ये कि हेल्थ स्टेटस या फिटनेस लेवल ऑफ 3 एमिनेंट लीडर इन इंडिया, मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल। तो देखते हैं कैसा रहता है। तो आप अगर कमेंट में बताइए कैसा है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो मैं इस पे जो है वो डिस्कशन करूँगा। ठीक है। तो
जैसे जैसे एज बढ़ती है आमतौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जो है ना थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है, लेकिन स्टार्टिंग यंग एज में जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक पर्टिकुलर स्टेज तक जाते जाते वो मैक्सिमम हो जाता है। और बच्चों में खास करके जो यंग बहुत यंग है, जो 5 साल 6 साल, इन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे थोड़े और बड़े हो चुके हैं, 9 साल 10 साल, इन बच्चों में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना बहुत कॉमन है। मेरे कांटेक्ट में ऐसे छोटे छोटे बहुत से बच्चे हैं जिनके गर्दन काले हो चुके हैं, जिनका नकल्स पे जो है वो पूरा ब्लैक ब्लैक धब्बा हो चुका है। लेकिन मदर फादर को ये लगता है कि अरे ये नहाता ही नहीं है, क्या बताएं, ये नहाने में बहुत आनाकानी करता है, इसी कारण से इसको डेवलप हो गया ये। जबकि ये नहीं है। आप जो खाना दे रहे हो ना, आप जिस तरीके से बच्चे को हैंडल कर रहे हो ना, उस तरीके के कारण से ये डेवलप हुआ है। तो ऐसा सोचना कि नहीं नहाने के कारण से जो है ना ये काला काला हो गया है, अभी आपको टाइम लगेगा। फिर अभी आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। और अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, मेरी बात से आप अगर सहमत हैं, तो फटाफट बच्चे का टेस्ट करवाओ और टेस्ट करवा के मिलो। या तो मिलो और किसी और डॉक्टर से दिखाना है तो किसी और डॉक्टर से दिखाओ, बट बैठे मत रहो ये सोच करके कि नहीं नहाने के कारण से डेवलप हुआ है। ठीक है। इसके साथ है कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अगला कौन सा लोग है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप जिसमें हो सकता है। तो वैसा लोग जो अल्कोहल लेता है और जो स्मोकिंग करता है। जितने भी लोग अल्कोहल और स्मोकर होते हैं, एक टाइम के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको डेवलप हो जाता है। आज मेरे पास एक ब्लड रिपोर्ट आया है, लीवर फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट था। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में उनका एसजीपीटी, नॉर्मली क्या होता है लीवर फंक्शन टेस्ट को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है कि जब भी अगर फैटी लीवर किसी को है ना, तो उसका लीवर एंजाइम्स एसजीपीटी एसजीओटी जिसको बोलते हैं वो थोड़ा बढ़ जाता है, पार्टिकुलरली एसजीपीटी बढ़ जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मामला जब उससे आगे बढ़ जाता है ना, तो पुराना जो चीज है, पीछे वाला जो चीज है, अब फैटी लीवर के बाद क्या है, फैटी लीवर के बाद है प्री डायबिटीज। तो फैटी लीवर के बाद जो प्री डायबिटीज है, अगर वो आ चुका है, तो आपका फैटी लीवर जो है ना वो थोड़ा सेटल होना शुरू हो जाता है। सेटल मतलब फैटी लीवर बेटर नहीं होगा, लेकिन जो ब्लड में जो एसजीपीटी लीवर एंजाइम्स वगैरह जो बढ़े हुए थे ना, वो थोड़ा सेटल हो जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। बहुत लोगों का आपका एसजीपीटी एसजीओटी नॉर्मल दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल आप ले रहे हो और एसजीपीटी एसजीओटी नॉर्मल आ गया तो इसका मतलब है कि अल्कोहल इज नॉट डिस्टर्बिंग यू। अल्कोहल का ही परिणाम है जिसके कारण से आपका HbA1c 6.1 आया। अगर आपका 6.1 HbA1c आया और आप अल्कोहलिक हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं और फैटी लीवर नहीं दिख रहा है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये बहुत बार होता है ना कि आप जंगल जाते हैं, जंगल में बिल्कुल शांत लग रहा है, तो जंगल में शेर नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। हो सकता है जंगल में शेर सो रहा हो सकता है ना। तो ये वही वाला स्टेज है कि अभी जो है ना प्रॉब्लम सो रहा है, अभी आप खुश मत हो। अभी ऐसा ना हो कि ये एक बार में ब्लास्ट हो और ब्लास्ट होने के बाद एक बार जो है ना कुछ बड़ा सा कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। तो इससे पहले कि अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। आप जो है ये सब चीज बंद करिए और वापस आइए अपनी नॉर्मल जिंदगी में, वापस आइए। देखिए कितनी हसीन जिंदगी है। और स्ट्रेस किसके पास नहीं रहता है, स्ट्रेस तो सबके पास है आज के डेट में। मुझे, मेरे पास भी है, सबके पास है, सबके पास स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करेंगे, इसको सीख लेना ही कामयाबी है। अब बहुत बड़े बड़े बहुत पैसा कमाना या बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाना, ये कामयाबी तो एक अलग तरीके की कामयाबी है। लेकिन आप अपने आप से कितना खुश हो, आप अपने आप के स्ट्रेस को कितना अच्छे तरीके से आप हैंडल कर रहे हो और कितने अच्छे से उसको नलीफाई कर रहे हो, सब कुछ को होते हुए भी आप मुस्कुरा रहे हो और किसी भी तरीके का लाइफ में आप किसी को पता ही नहीं चलने दे रहे हो, तो इससे
बढ़िया, और कुछ नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम तो देखो सबके पास है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम जो है किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। किसी को अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत अमीर होता है उसकी प्रॉब्लम अलग होती है, जो बहुत गरीब होता है उसकी प्रॉब्लम अलग होती है। कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए रो रहा है, तो कोई हवाई जहाज के लिए रो रहा है, तो कोई बड़े बड़े शेयर मार्केट में पैसे डूब गए उसके लिए रो रहा है। तो इसलिए पता नहीं कि किसके पास कौन सा स्ट्रेस है, लेकिन इस स्ट्रेस से बाहर निकलने का तरीका आपको ही ढूंढना पड़ेगा। आपका, अगर आप खुद से नहीं ढूंढ पाते हो तो आप थोड़ा सा साइकेट्रिस्ट का हेल्प लो। निश्चित रूप से ये रास्ता आसान होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप बेटर कर लेंगे अपने आप को। इसके अलावा है कि स्मोकिंग का एक चीज़ है, वैसे लोग जो जैसे आज मेरे क्लिनिक पे आए थे इवनिंग में एक पेशेंट जो लगभग 25 ईयर्स स्मोक किए, 25 ईयर्स, और अभी 20 ईयर्स से स्मोकिंग बंद कर रखे हैं, लेकिन उनका लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और कभी भी क्रोनिक स्मोकर जो होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको ये फील होता है कि हम अब तो 20 साल से स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, तो जो हमने गलती कर दी भगवान ने उसको माफ नहीं कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आपने गलती की वो गलती का आपको सजा तो मिलना ही मिलना है, लेकिन किस तौर पे मिलेगा ये डिसाइड करता है कि आगे का लाइफ आप कैसा जी रहे हो। आगे भी आप अगर वैसे ही सेडेंट्री जी रहे हो तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अगर आपने आगे लाइफस्टाइल को बेटर करके रखा तो नो डाउट कि आपका जो है वो, आपने जो स्मोक किया था, हो सकता है उसमें 2-4%, 5%, 10% का आपको जो है ना भगवान छूट दे दें कि चलो यू आर डूइंग गुड जॉब, सो गेट 10% ऑफ, इस टाइप से। तो ऐसा जो है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से जो स्मोकर हैं अगर वो छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम उनको होती है वो उनका वेट गेन होता है। कभी भी कोई भी स्मोकर, कोई भी अल्कोहलिक, ये दोनों के साथ है। जैसे ही वो खान ये छोड़ते हैं, नशा छोड़ते हैं, तो नशा छोड़ने के बाद भूख बहुत तेजी से लगती है। और भूख जब बहुत तेजी से लगेगी तो क्या होगा, आप खाओगे बहुत ज़्यादा, और खाओगे बहुत ज़्यादा तो आपका ओबेसिटी होना उस वक्त तय होता है। लेकिन ये फिर धीरे 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 जो है ना फिर से आपकी भूख नॉर्मलाइज हो जाती है, अनलेस अनटिल कि आप जो है ना बहुत मेजर मेजर गड़बड़ी ना कर दो। पता चला कि आप खाने लग गए तो अब आप जो है ना रोज दिन आप आउटसाइड ही फूड खा रहे हो। क्यों? अपने आप को जो है ना आप अपने स्मोकिंग को छोड़ने के लिए और अल्कोहल को छोड़ने के लिए आप सेलिब्रेट रोज दिन आउटसाइड ही कर रहे हो। तो फिर वैसे में तो फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरुआत हो जाएगी ना। अगर आप कोई भी चीज़ अच्छा करते हो ना तो इसको जो है ना आप अपने तक सीमित रखो और लोगों को मत जानने दो। आप खुद में इम्प्रूव करो। आप कल क्या थे या 1 महीना पहले क्या थे, आप उससे इम्प्रूव करो। आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे ना तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि मैंने भी इम्प्रूव किया है। पहले जो मैं वीडियो बनाता था वो बहुत ही खराब बनता था, अब जो है वीडियो थोड़ा बेटर बनता है। तो इम्प्रूवमेंट का नाम ही ज़िंदगी है। आप जिस जगह पे हो उस जगह से थोड़ा बेटर हो जाओ। तो थोड़ा थोड़ा बेटर करने से आपकी कंडीशन जो है ना बेटर हो जाती है। अब क्या करना होगा अगर कोई रिस्क पे है, अगर कोई लाइफस्टाइल करना चाहे, तो लाइफस्टाइल में करना क्या होता है मैं बहुत बार बोल चुका हूं। तो करना वही है जो जो गड़बड़ी के कारण से आपका जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस या ये सब डेवलप हो रहा है। तो क्या करना है, एक तो खाने में सुधार करना है, चीनी छोड़ना है। चीनी में खास करके चीनी और चीनी से बना हुआ जितना भी आइटम है वो सबको छोड़ना है। उसके अलावा आपको प्रोटीन का इंटेक जो है ना वो अच्छा करना है, प्रोटीन को अप करना है, प्रोटीन को बढ़ाना है। क्योंकि हमारे इंडियन डाइट में जो है ना प्रोटीन है ही नहीं। और अगर आपने शुगर छोड़ा, देखो गड़बड़ी कहाँ पे होती है ना, मैंने बोला शुगर छोड़ दो, आपने शुगर छोड़ दिया, तो इससे सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। इससे सॉल्यूशन सिर्फ नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन तब मिलेगा जब शुगर छोड़ के आप प्रोटीन को बढ़ाओ। नहीं तो होगा क्या, अभी तो आप मेरी बात मान के 2 दिन 5 दिन 10 दिन आपने शुगर छोड़ दिया, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद जो शुगर के कारण से जो कैलोरी आपको मिल रहा था उस कैलोरी का आपने क्या किया,
उस कैलोरी के बदले में तो आपने कुछ लिया ही नहीं, तो इसी कैलोरी को बेसिकली आपको प्रोटीन से रिप्लेस कर देना है। आप प्रोटीन अच्छे से खाओ, तो क्या होगा, आपका धीरे-धीरे क्रेविंग जो है ना वो कम हो जाएगी और आप बेटर फ़ील करोगे। लेकिन अगर आपने शुगर बंद कर दिया और प्रोटीन ऐड नहीं किया, तो एक टाइम के बाद आप जो है ना, चीनी तो नहीं खाओगे, लेकिन पता चला कि आप 2 रोटी एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो वो तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट ही है ना। तो आप ताड़ से गिरे खजूर पर अटके, वो वाली बात हो जाएगी। तो अगर आप शुगर बंद करते हो ना, तो आपको बेसिकली प्रोटीन को अप करना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। और फैट ज़रूर से लीजिए, फैट का रोल है हमारे बॉडी में, फैट का रोल है। बिना फैट का हमारा बिना कोलेस्ट्रॉल का हमारा विटामिन डी नहीं बनता है, बिना कोलेस्ट्रॉल का हमारे हार्मोन्स नहीं बनते हैं, जो बिना कोलेस्ट्रॉल का हमारा जो बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो नहीं बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन है या फिर प्रोजेस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, ये सब नहीं बनते हैं। तो इसके कारण से प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। बहुत से लोग जो है ना आपको ये समझाएंगे कि आप जो है ना पानी से छौंक लगा लो। मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि ठीक है, कम खाना इज ओके, कि बात समझ में आती है, लेकिन पानी से छौंकने का ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आप आप ये कर सकते हो कि तेल अगर कम लेना है, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, लेकिन इतना भी कम मत लो कि आपको उसके कारण से जो है ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स शुरुआत हो जाए। तो फिर फायदा क्या हुआ तेल कम करने का? अगर आपने बीमारी लेकर के तेल कम किया, तो फिर फायदा क्या है? बीमारी नहीं आना चाहिए, ऐसा डाइट लो बीमारी नहीं आना चाहिए। और सबसे बेस्ट डाइट क्या होता है पता है? मेडिटेरेनियन डाइट, जो डाइट हम एडवाइस कर रहे हैं ना, दिस इज टाइप ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट। और ये आप आराम से जो है ना बहुत तसल्ली से आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डाइट प्लान्स भी डाले हैं, डायबिटीज़ के लिए डाइट प्लान्स डाले हैं, फिर जो है हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए डाइट प्लान्स डाले हैं। आप एक बार चेकआउट करो मेरे चैनल पे, डाइट प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पे। आपको खुद ब खुद जो है ना वो पूरे डाइट प्लान समझ में आएगा कि जो भी हम खाना दे रहे हैं ना वो बहुत नेचुरल खाना है, जो आप रेगुलर बेसिस पे खाते हो वही खाना दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप जीरा पानी ले लो, मेथी पानी ले लो, या फिर इस तरीके का ले लो जो आप हैंडल ही नहीं कर सकते हो। 2-2 घंटे पे खा लो, तो वो आप हैंडल नहीं कर सकते हो। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपको और ज़्यादा जो है ना फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि इस चीज़ में आप जितना तल्लीनता से लगोगे ना, जितना फास्ट लगोगे ना, तो आपको लगेगा रिजल्ट भी बहुत फास्ट हो। तो फिर आप जो है ना दोनों जब मिसमैच होता है ना, तो यहाँ से फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। तो मिसमैच मत होने दो। आप भले स्लो जाओ, लेकिन रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन भी स्लो करो, हड़बड़ी में मत करो कुछ भी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला चीज है कि आपका जो रिस्क पे है इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको डेवलप होने का चांस है, तो उन लोगों को सबसे पहले वो सब चीज़ छोड़ना चाहिए, खाने को बदलाव करो। उसके अलावा आपका नेक्स्ट जो है, एक्सरसाइज में वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका स्टार्टिंग में इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल चुका है, पता चल चुका है कि हाँ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आ चुका है, तो ऐसे कंडीशन में आप शुरुआत करो पहले थोड़ा कार्डियो एक्सरसाइज से, पैदल चलना, दौड़ना, जॉगिंग करना, तो क्रॉसफिट करना, ट्रेडमिल पे दौड़ना, या फिर जो है ना साइकिलिंग करना, ये सब पहले शुरू करो। जब एक बार आप इस पे जो है ना बढ़िया करने लग जाओगे ना, तो फिर आप वेट उठाना शुरू करो, डेडलिफ्ट या फिर जो है ना मशीन का जो वेट होता है ना, वो सब आप करना शुरू करो। वो सब तब करो जब आप एक बार जो है ना आपका बॉडी थोड़ा खुल जाए। योगा भी इसमें शामिल है, आप योगा भी कर सकते हो। तो इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को सेटल करने में बहुत मदद मिलेगा। इसके अलावा है आपका वेट मैनेजमेंट। अगर आप मोटे हो, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो वेट को कम करना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसुलिन रेजिस्टेंस करेक्ट होता है। और स्ट्रेस अगर है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसुलिन रेजिस्टेंस करेक्ट होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो रेगुलर बेसिस पे आप हेल्थ चेकअप करवाओ, रेगुलर बेसिस पे आप ब्लड टेस्ट करवाओ, और HbA1c 3 महीने पे, फास्टिंग शुगर कम से कम 1 महीने पे, और होमा IR साल में 1 बार, ऐसे ही आपको करवाना है। और करवा करके आप बीच बीच में मिलते रहो। इससे क्या होगा, रिस्क असेसमेंट हो जाएगा और आगे करना क्या है वो पता चल जाएगा। उसके हिसाब से अपने लाइफ को लीड करो, और एक अच्छे देश के निर्माण में, अच्छे घर के निर्माण में, अच्छे परिवार के निर्माण में, और एक अच्छे इंसान के निर्माण में हेल्प करो।
इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। तो आज के लिए बस हमारा डिस्कशन का पार्ट इतना ही है। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। तो अवधेश गुप्ता जी, आपने लिखा है कि माय फास्टिंग इंसुलिन वाज 2.4, इट इज नॉर्मल, 2.4 इज नॉर्मल, 3 months बैक HbA1c 6.3, शुड आई गो फॉर होमा IR टेस्ट? आई एम, नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। ये आपका अगर फास्टिंग इंसुलिन अगर आपने करवा लिया है और वो विद इन नॉर्मल रेंज है, तो आपको नहीं है जरूरत। 2 से लेकर के 24 तक ये नॉर्मल रेंज होता है फास्टिंग इंसुलिन का, तो आपका बहुत ही बेटर है। तो आपको होमा IR करवाने की जरूरत नहीं है। वैसे होमा IR एक बार वैसे करवा सकते हैं, देखने के लिए कि हाँ ठीक है, डॉक्टर पंकज ने बोला था कि इसमें ये टेस्ट करते हैं और ये निकल के आता है, होमा IR इंडेक्स 2.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो मेरा कितना, एक उत्सुकता बस के कारण से आप करवा सकते हैं। लगभग 1000 रुपीज़ का टेस्ट है, ये लाल पैथ में होता है। तो आप कहीं से भी, कहीं भी हैं, आप वैसे रहने वाले कहाँ के हैं ये तो मैं अभी तक जानता नहीं, तो आपके एरिया में अगर वो होमा IR अवेलेबल है लाल पैथ में, तो आप वो करवा सकते हैं। लेकिन एज सच इसकी ज़रूरत आपको है नहीं। आप अगर शौक से करवाना चाहते हैं तो इट्स ओके, चलेगा। सुशील कुमार जी लिख रहे हैं, सर माई फास्टिंग इज कमिंग 200 वाइल आई एम यूजिंग मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम एंड ग्लिमिपेराइड 3 मिलीग्राम 2 times। तो ग्लिमिपेराइड का अभी ठीक है, और नाइट टेकिंग इंसुलिन, ओ माय गॉड। आप तो एक चीज गड़बड़ है कि आपका जो है ना, देखो जिस भी डॉक्टर ने इसको कस्टमाइज किया है ना, तो मुझे लगता है कि पहले आपका ओरल दवाई, जो मुंह से खाने वाली दवाई है ना, पहले उसका एक लेवल जो है ना पहले ऊपर हो जाना चाहिए, मैक्सिमम डोज तक पहुंचना चाहिए, तब हम इंसुलिन शुरू करें। मतलब आइडिया क्या है? आइडिया है कि किसी को डायबिटीज हुआ है और उसको दवाई शुरू करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम टैबलेट लिखते हैं। टैबलेट का डोज हम पहले बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना दूसरी दवाई ऐड करते हैं। डायबिटीज़ की तो बहुत दवाई है, फिर दूसरी दवाई उस पेशेंट के हिसाब से दूसरी दवाई ऐड की है। अब दूसरी दवाई कितना कम कर पा रहा है, फिर उसका डोज बढ़ाए, फिर ऐसे ही 3-4 मेडिसिन जो है ना, 3 मेडिसिन 4 मेडिसिन जो है ना, वो जब ऐड होता है, जब उसका मैक्सिमम डोज पहुंचता है, तो हम जनरली इंसुलिन ऐड करते हैं। अभी नया जो रूल आया है ना, वो ये है कि आप चाहें तो बहुत कम मेडिसिन के साथ भी जो है ना इंसुलिन ऐड कर सकते हैं। लेकिन इंसुलिन अगर आप ऐड कर रहे हो और उसके बाद भी आपका अगर 200 चल रहा है, तो ये इसको टाइट्रेट करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। आप नाइट में इंसुलिन ले रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आप लैंटस ले रहे होगे, जो लॉन्ग लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन आता है ना, आप उसको ले रहे होगे। तो इसका डोज आपको जो है ना 12 यूनिट से बढ़ा करके, आपको बढ़ाने का टेक्निक ये होता है कि 12 यूनिट से बढ़ा करके आप इसको कर दो 2-2 यूनिट जो है ना हर तीसरा दिन बढ़ाओ, और हर तीसरा दिन फास्टिंग चेक करो। तो फास्टिंग जो है ना, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे 2-2 यूनिट, तो फास्टिंग धीरे धीरे कमता जाएगा। जब फास्टिंग आपका 100 के आसपास हो जाए, तो उतने इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आपको है। आप 2-2 यूनिट हर तीसरे दिन बढ़ाओ, और उस दिन आप फास्टिंग भी करके देखो कितना कम हुआ। और फास्टिंग कितने तक हम फास्टिंग देखेंगे कि हाँ फास्टिंग इतने तक आना चाहिए, तो फास्टिंग को आपको 100 तक पहुंचाना है। लेकिन एक बार में 12 से 22 नहीं करना है, क्योंकि ये रूल नहीं है। आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, शुगर अचानक से डिप कर जाएगा, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ाइए और शुगर चेक करते रहिए। और इस बीच में अगर आपको प्राइवेटली कंसल्ट करना है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन या क्लिनिक पे आके भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। फास्टिंग शुगर इसी से कम होगा आपका। अब देखिए, फिर आप लिख रहे हैं, प्रॉब्लम इज द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट डायबिटीज, दे आर नॉट गो फॉर प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप। 100% करेक्ट, 100% करेक्ट, 100 आने सही। कि भाई बंदा जो है ना, जिसको डेवलप होने वाला है ना, वो भी सीरियस नहीं है। और इंडिया में तो ये होता है कि आपको डायबिटीज डेवलप हो गया है ना, आप सपोज देखो, डायबिटीज किसी को भी डेवलप होता है तो उसको ऐसे पता नहीं चलता है। बहुत से लोग बोलेंगे ना, मैं पूछता हूँ क्लिनिक में, आपने टेस्ट करवाया है?
हाँ डॉक्टर साहब टेस्ट तो करवाया है लेकिन डायबिटीज़ नहीं है। हम बोले कब करवाया है? हो गया 2 साल पहले करवाए थे, लेकिन ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि डायबिटीज़ होगा। हम बोले कैसे लगेगा? मतलब आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा कि हेलो आई एम डायबिटीज़, आई एम कमिंग टू यू, बताएगा? तो हँसने लगता है। अरे भाई डायबिटीज़ होगा तो कुछ भी नहीं पता चलता है, कौन तुमको बता रहा है कि डायबिटीज़ होगा तो कोई मैसेज होगा? कुछ भी नहीं पता चलता है। इसीलिए आप मैक्सिमम जो डायबिटीज़ डायग्नोस होता है ना, वो कैसे डायग्नोस होता है? मैक्सिमम डायबिटीज़ जो डायग्नोस होता है वो किसी न किसी दूसरे कारण से वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और जब रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं तो पता चलता है HbA1c 7.5 आया है। और बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है जिनको डायबिटीज डेवलप हुआ है लेकिन वो शर्म से किसी के पास नहीं जाते हैं, उनके पेनिस के ऊपर जो है ना कटा जो है ना वो मार्किंग होगा और व्हाइट कलर का उसके पेनिस के ऊपर जो है ना पूरा व्हाइट जो है ना पाउडर जैसा चिपका चिपका सा रहेगा। आप देखोगे इसको तो लगेगा जैसे कि किसी ने ब्लेड लेके काट दिया है। ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसा सिचुएशन अगर किसी को है तो आप मान के चलो कि आपको डायबिटीज है। सिचुएशन को बिल्कुल भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये होता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन डेवलप हुआ है तो आप भाग के फटाफट डॉक्टर के पास जाओ, डायबिटीज की दवाई शुरू करो। नहीं तो होगा क्या? होगा यही कि ये ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ रहेगा, धीरे 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 ये शुगर जो है वो किडनी में जाके क्षमता रहेगा और वो किडनी को खराब कर देगा। तो इससे पहले कि आप कुछ सतर्क हो पाते, आपको जो है ना पता चला कि किडनी का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो इससे पहले कि बड़ी बीमारी ना हो, आप जो है सतर्क हो जाओ ना, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके बाद है सर, स्ट्रेस से तो शायद ही कोई बचाया होगा आज के समय में। बिल्कुल 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 चाहिए। स्ट्रेस तो आज के समय में सबके पास है। इवन मैं बोल रहा हूँ मेरे पास भी स्ट्रेस है, लेकिन मैं स्ट्रेस को इतना पत्ता नहीं देता क्योंकि मुझे पता है कि दीज ऑल स्ट्रेस आर बेसिकली टेम्पररी थिंग। दुनिया में एक ही चीज परमानेंट है, वो है चेंज, जो हमेशा परमानेंट है, मतलब चेंज होता ही रहेगा। तो आपको जो है ना वो कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा जो है वो टैक्टफुल्ली हैंडल कीजिए, देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अवधेश गुप्ता जी अब लिख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिटनेस लेवल मोदी जी, राहुल जी और केजरीवाल जी। ठीक है, मैं करूँगा इस पे जो है ना, मैं आऊँगा। चलिए, अब आज का तो लंबा डिस्कशन हो गया और बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं। तो मैं सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे इस टॉक के लिए दिया, इस डिस्कशन को सुनने में दिया। और अगर मैं आपके लिए थोड़ा-सा भी काम आ सकता हूँ, तो समझिए मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा मेरे लिए। तो इससे बढ़िया मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। तो आप अब क्या करेंगे, अब जैसा-जैसा मैंने बोला है वीडियो को अब आप शेयर करिए, लोगों को बताइए कि हाँ, इस तरीके का भी डॉक्टर दुनिया में है, जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ पे जो है ना काम करता है, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ को ठीक करता है विद द हेल्प ऑफ डाइट, एक्सरसाइज़ और जस्ट लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करके। तो इससे क्या होगा कि बहुत से लोग जो है ना वो ठीक होंगे। तो कहीं न कहीं आपको जो है वो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसी के साथ मैं ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया से जो है ना कल जुड़ने के लिए फिर तैयार रहिए। कल इंसुलिन रेजिस्टेंस का तीसरा और लास्ट पार्ट होगा, फिर हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। कल ही हम बताएंगे कि कल परसों फिर कौन सा टॉपिक पे डिस्कशन होगा। अगर किसी को लगता है कि कोई पार्टिकुलर टॉपिक चाहिए, उस पर डिस्कशन करना है, तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।